जो जीएल लिमिटेड है उसके वो बहुत सारी जो है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसकी है 4 डिवीज़न है। उसमें से एक डिवीज़न है इलेक्ट्रिकल डिवीज़न, वो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल डिवीज़न काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। उसमें से एक प्रोडक्ट है स्विच, और जो जितना ये लोग स्विच बनाते हैं उतना सारा का सारा मार्केट में बाहर में बिक जाता है, यानी एक भी स्विच इनका खाली नहीं रहता, और कितने बिकते हैं 25 रुपये में इनका बिक जाता है। और इस स्विच को बनाने की इनकी जो कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट, वो कितनी आती है 16 रुपये की आती है। अब इनका ही जैसे 4 डिवीज़न था, उसमें से एक डिवीज़न इलेक्ट्रिकल डिवीज़न और एक दूसरा डिवीज़न आता है उनका हाउस होल्ड डिवीज़न। तो हाउस होल्ड डिवीज़न क्या है, वो एक जो नाइट लैंप है ना वो बनाता है, और नाइट लैंप के लिए उसको स्विच चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न को कहता है कि आप हमें 50,000 स्विच दे दो। कितने के रेट पे दो, 18 रुपये का एक स्विच हमें दे दो। और जो नाइट लैंप है उसकी कॉस्ट कुछ इस तरीके से है कि कंपोनेंट, स्विच के अलावा जो कंपोनेंट है जो वो आउटसाइड सप्लायर से खरीदता है वो आता है 50 रुपया पर यूनिट। अगर स्विच इंटरनली खरीदेगा तो 18 रुपये उसको बैठ जाएगा। उसके अदर वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये के हैं, फिक्स ओवरहेड 21 रुपये का। इस तरीके से जो टोटल कॉस्ट बैठती है नाइट लैंप की वो कितनी बैठती है, 129 की बैठती है। और अगर वो 129 की कब बैठती है, जब वो स्विच इंटरनली खरीदेगा। और फिक्स ओवरहेड, देखो फिक्स ओवरहेड जो होता है वो इररिलेवेंट होता है कॉस्ट डिसाइड करने के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, क्योंकि फिक्स मान करके चलो एक आइसक्रीम का ठेला वाला है, आइसक्रीम के ठेले वाले ने एक आइसक्रीम का ठेला खरीदा, ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है। तो अगर वो फिक्स ओवरहेड अगर वो रिकवर करने के पर्पज से अगर वो एक आइसक्रीम की कॉस्ट कैलकुलेट करता है तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आ जाएगी एक आइसक्रीम की, तो अब वो उसका आइसक्रीम तो फिर बिकेगा नहीं। इसी तरीके से इसलिए जो फिक्स ओवरहेड है वो रिकवर नहीं करते हैं, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करते में या डिसीजन मेकिंग करते समय। तो सर फिर फिक्स ओवरहेड हम मतलब हमने कई जगह पे रिकवरी देख रखी है कि फिक्स ओवरहेड पर यूनिट जो है रिकवर्ड रेट वो निकालते हैं। तो ये कब निकालते हैं, ये तब निकालते हैं जब आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने प्रोड्यूस करने के लिए जब आप फिक्स ओवरहेड का खर्च करते हो तब आप निकालते हो फिक्स ओवरहेड की रिकवरी रेट, उस समय निकालते हो। लेकिन आइसक्रीम के केस में तो ऐसा है नहीं कि, तो आइसक्रीम वैसे भी फिक्स ओवरहेड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड बाय फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड तो आपके पास है, लेकिन आइसक्रीम के केस में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे पता लगेगा कि वो कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट बेचेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं। अगर आइसक्रीम वाला ऐसा कहता है कि मेरे को 50,000 यूनिट मैं एक साल में मैं बेच दूंगा और सिर्फ एक साल के लिए, उसके बाद मैं कोई यूनिट नहीं बेचूंगा, सिर्फ 50,000 यूनिट बेचूंगा, और 50,000 यूनिट्स खरीदने के लिए मैंने ठेला खरीदा है, तब तो वो आइसक्रीम वाला जो फिक्स ओवरहेड वो अपनी रिकवर कर सकता है। उसकी डिसीजन मेकिंग में जो फिक्स ओवरहेड है वो इम्पोर्टेंट क्रूशियल फैक्टर होगा। बट अगर वो ऐसा ही वो कहता है भैया जब तक धंधा चल रहा है तब तक तो मैं आइसक्रीम बेचते रहूँगा, तब वो फिक्स ओवरहेड वो कैलकुलेट नहीं, मतलब उसको नहीं करना चाहिए, और फिक्स ओवरहेड का कोई इम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए उसकी डिसीजन मेकिंग पे। और जो हाउस होल्ड डिवीजन है वो अपना लैंप बेच कितने में रहा है, 130 रुपये में। देखो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है 129, और ये बेच कितने में रहा है 130 रुपये। इसके प्रॉफिट ओवरऑल कितना हो रहा है, सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो है वो ये वाला मार्केट है नाइट लैम्प का। तो वो कह रहा है कि अगर आपने देखो आपने सस्ते 18 रुपये में नहीं दिया तब तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, तब तो पूरे ओवरऑल कंपनी के लिए घाटा हो जाएगा, लेबर जाएगी, लेबर का भी घाटा होगा। तो वो कह रहा है कि आप हमें 18 रुपये में दे दो। तो हमें रिक्वायरमेंट है, वुड यू रिकमेंड द सप्लाई ऑफ स्विचेस टू द हाउस होल्ड डिवीजन बाय इलेक्ट्रिकल डिवीजन एट द प्राइस ऑफ ₹8। क्या आप सपोर्ट करते हो कि जो हाउस होल्ड डिवीजन है उसको जो हाउस होल्ड डिवीजन है उसको 18 रुपये में लेना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है उसको 18 रुपये में देना चाहिए। तो देख लेते हैं हम जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन क्या वो 18 रुपये में दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो अच्छी बात है, देना चाहिए। नहीं दे सकता तो फिर तो नहीं दे सकता है। फिर ये देखो जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन है इसकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट जो 16 रुपये की इसकी पड़ रही है कम से कम वो तो इतना ही लेगा, प्लस बाहर में 25 रुपये में बेच रहा है। अगर इसको ये 16 रुपये में बेचे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होती है, 9 रुपये की इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। यानी इसको कम से कम, जैसे बाहर में 25 रुपये बेच रहा है तो कम से कम ये 25 रुपये तो लेगा ही लेगा, 25 रुपये से कम नहीं लेगा। अगर 25 रुपये से कम मिलेगा तो इसका प्रॉफिट है जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये 18 रुपये में देने के लिए मानेगा नहीं, 25 से कम तो मानेगा नहीं, तो 18 में तो क्या ही देगा ये। सेकंड कह रहा है कि एनालाइज करो कि क्या अगर जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन है वो 18 रुपये में अगर ट्रांसफ़र कर देता है, ये स्विच कर देता है हाउस होल्ड डिवीज़न को, तो क्या ये ओवरऑल कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो देखो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जो कंपनी एज अ होल निकाल रहे हैं। देखो अगर जो है हाउस होल्ड डिवीज़न
को 18 रुपये में स्विच मिलता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। इसमें फिक्स ओवरहेड हमने कंसिडर नहीं किया पर यूनिट का, और ये सारी फिगर पर यूनिट में है। तो 130 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 50 + 40 का वेरिएबल कॉस्ट है अदर देन स्विच, और स्विच इसने 18 रुपये में लिया है। अगर मान करके चलो कि 18 रुपये में लिया है तो इसका जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 22 रुपीज़ का होगा। ठीक है, इसका तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले का तो घाटा हो गया ना, क्योंकि जहाँ वो 25 में बेच सकता था वहाँ उसको 18 में बेचना पड़ रहा है। यानी उसको घाटा कितना हुआ, घाटा हुआ उसको 7 रुपये का। यानी हाउस होल्ड डिवीजन को पर यूनिट पे जो कंट्रीब्यूशन का प्रॉफिट हुआ वो 82 रुपये का हो गया, और इलेक्ट्रिकल डिवीजन को घाटा हुआ लॉस, यानी घाटा हुआ 7 रुपये का। यानी जो नेट है वो नेट कंपनी को 15 रुपया पर यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक तरीके से इसको ट्रांसफर कर देना है, इंटरनेट ट्रांसफर कर देना चाहिए 18 रुपये में, क्योंकि ओवरऑल तो कंपनी को तो फायदा ही हो रहा है ना। फिर थर्ड कह रहा है, डू यू फील दैट द डिविजनल मैनेजर शुड एक्सेप्ट द इंटर डिविजनल ट्रांसफर इन प्रिंसिपल, कि क्या आपको लगता है कि जो डिविजनल मैनेजर है उसको इंटरनल डिविजनल जो ट्रांसफ़र है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हाँ तो उसका बताओ ट्रांसफर प्राइस क्या होगा। ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, देखो मिनिमम प्राइस तो हमें पता ही है कि कम से कम जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन है वो कितने में ट्रांसफर करेगा, 25 रुपये में करेगा। तो हम मैक्सिमम जान लेते हैं कि मैक्सिमम ये एक बंदा जो हाउस होल्ड वाला वो कितना पे कर सकता है। तो देखो अदर देन इलेक्ट्रिकल डिवीजन क्या कोई मार्केट में ऐसा स्विच कितने में मिलता है, उसकी रेट क्या है, कुछ हमें पता है नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं दे रखा। तो एक्सटर्नल जो और इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो मार्केट में अवेलेबल इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इधर नॉट अवेलेबल हो गया एक्सटर्नल प्राइस। और ये मैक्सिमम पे कितना कर सकता है, देखो 130 रुपये की इसकी सेलिंग प्राइस है, 90 रुपये इसका वेरिएबल कॉस्ट है। 90 रुपये कैसे है, 50 + 40 करके, यानी ये मैक्सिमम जो है अगर ये प्रॉफिट ना भी कमाए तो ये 40 रुपये स्विच के लिए पे कर सकता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे रेंज फॉर्म हो गई 25 से 40। तो मतलब जो डिविजनल मैनेजर है उसको इंटरनल ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि विद इन द रेंज है। ठीक है, फिर कह रहा है सजेस्ट करो द स्टेप्स टू बी टेकन बाई, लेकिन ये रेंज तभी एक्सेप्ट करेगा, वैसे तो कर लेना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम ये इतना पे कर ही सकता है, और 25 रुपये ये मिनिमम है, इलेक्ट्रिक वाला कम से कम इतना तो लेगा ही लेगा। तो हाँ ठीक है, वही बात है, उसको रेंज के विद इन रेंज आ रहा है, रेंज बन रही है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इंटरनल ट्रांसफ़र और इन दोनों के बीच में कोई प्राइस तय कर देनी चाहिए, ट्रांसफ़र प्राइस। सजेस्ट द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ डिविजनल हेड्स इफ दे आर अगेंस्ट द इंटरनल डिविजनल ट्रांसफ़र। कह रहा है कि जो कंपनी का जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको जो डिविजनल हेड्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवीजन और हाउस होल्ड डिवीजन के जो डिविजनल हेड्स हैं उनका जो एटीट्यूड है कि नहीं मैं 18 से ज़्यादा नहीं दूंगा और नहीं मैं 25 से कम में नहीं बेचूंगा, तो इन दोनों का जो एटीट्यूड है इसको काउंटर करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कंपनी का सीईओ। तो देखो आप 2 स्टेप्स ले सकते हो, एक होता है ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम और एक होता है 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। तो ये इन दोनों मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जो डिविजनल जो मैनेजर्स होते हैं आप इनके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो।